अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हमने डेमोग्राफिक एंट्री और क्लेम जो क्रिएट करना सुपर बिल से वो चीज़ देख ली है। जब हम क्लेम क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हमने क्लेम को इंश्योरेंस को सबमिट कराना होता है। सबमिशन बेसिकली ये प्रोसेस होता है कि जब हम लोग जो है हमारा जो क्लेम होता है उसको इंश्योरेंस के पास जो है पेमेंट के कंसिडरेशन के लिए जो है भेज देते हैं। क्लेम की सबमिशन जो है वो दो तरह से होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक पेपर होती है। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन हमने देखा था, प्रीवियसली भी देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन जब हमने रेवेन्यू साइकिल देखा था तो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन जो होता है वो ईडीआई के थ्रू होता है। ईडीआई होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। और इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट सबमिशन और एक इनडायरेक्ट सबमिशन। डायरेक्ट सबमिशन में हम जब क्लेम सबमिट कराते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर में जाके लैंड करता है। दरमियान में कोई भी इंटरमीडिएट बॉडी नहीं मौजूद होती। और जब इनडायरेक्ट सबमिशन करते हैं तो इनडायरेक्ट सबमिशन में हमारे हमारे सॉफ्टवेयर से जो है क्लीयरिंग हाउस के पास क्लेम सबमिट होता है। क्लीयरिंग हाउस क्या है? एक एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लेम को फिल्टर आउट कर रही है, ब्रिज का काम कर रही है बेसिकली, बिलिंग कंपनी के दरमियान में और इंश्योरेंस के दरमियान में। फिल्टर आउट क्लेम जब मैं कहती हूँ तो इसका ये मतलब होता है कि क्लेम में जो एरर्स वगैरह होते हैं वो क्लेम जो है वो सबमिट हुए बगैर क्या होते हैं, रिजेक्ट होके वापस आ जाते हैं। और उसको जो है करेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। विद इन 24 आवर्स हो जाती है रिजेक्शंस हमारे पास नोटिफाई हो जाती हैं। तो ताकि हमारा पेमेंट प्रोसेस जो है वो इफेक्ट ना करे, तो वो फिल्टर आउट करने का प्रोसेस कर रहा है क्लियरिंग हाउस इसलिए। पेपर सबमिशन क्या होती है? जो क्लेम जिनका ईडीआई सेटअप यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सेटअप बनना पॉसिबल नहीं होता, उन इंश्योरेंसेस को फिर जो है वो पेपर क्लेम भेजे जाते हैं। इसके अलावा उन इंश्योरेंसेस को जिनको डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा चाहिए होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में अटैच नहीं हो सकती इतनी, तो उनको भी हम जो है वो पेपर क्लेम भेजते हैं, जैसे वर्कर कॉम्पनसेशन की इंश्योरेंसेस होती हैं। अब ईडीआई के थ्रू जब भी क्लेम जाता है तो उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ईडीआई फॉर्मेट क्या है? और ईडीआई फॉर्मेट 837 फॉर्मेट का नाम है। फॉर्मेट बस याद रखने वाला है। इसलिए कि जब हम लोग ईडीआई फाइल्स निकालते हैं सॉफ्टवेयर में तो वहां पे डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं। तो हम अगर सबमिशन के लिए कह रहे हैं तो हमने 837 फॉर्मेट यूज करना है। प्रोफेशनल के लिए 837 पी प्रोफेशनल वो होता है जो ओपीडी बेसिकली होती है। 24 आवर्स से कम अगर डॉक्टर जो है वो पेशेंट को चेक कर रहा है और पेशेंट का वहां पे स्टे है, जिसमें जो है वो फिजिशियंस आ जाते हैं, फिजिकल थेरेपीज वगैरह आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज होती हैं वो आ जाती हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये होता है कि वो जो क्लेम जो जो जहाँ पे पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ हो 24 आवर्स से ज्यादा जो है सबमिट कर दिया, जहाँ जहाँ पे एडमिशन डिस्चार्ज ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो, तो ये इंस्टीट्यूशनल बिलिंग होती है और इसका 837 के साथ आई लग रहा है। और उसके बाद डेंटल दायरे डेंटल दांतों के मुतालिक कोई भी ओरल कैविटी है, कोई टूथ एक्सट्रैक्शन है, ये सारी चीजें होती हैं तो ये डेंटल के अंदर आती हैं। तो 837 डी जो है फॉर्मेट यूज होता है क्लेम की, डेंटल क्लेम्स की सबमिशन के लिए। उसके बाद एडीआई फॉर्मेट डिफरेंट चीजों के भी है, जाहिर है जो चीजें इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, जैसे हम एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं या कोई और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो उनके भी फिर वो ईडीआई जो है फॉर्मेट होते हैं। जैसे पेमेंट क्लेम की पेमेंट का 835 होता है, बेनिफिट इंक्वायरी का 270 होता है, इनरोलमेंट मेंटेनेंस का 834 होता है, एलिजिबिलिटी बेनिफिट रिस्पॉन्स हमने जब रिक्वेस्ट किया तो 270 होता है, जब हमें रिस्पॉन्स आ जाता है तो 271 होता है। उसी तरह से क्लेम स्टेटस जो होता है उसको चेक कर रहे होते हैं तो 276 होता है, नोटिफिकेशन आए तो 77 हो जाता है, कोई सर्विसेज रिव्यू इन्फॉर्मेशन हो तो 278 होता है। ये बस ईडीआई फॉर्मेट है, ये कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको याद रखना है, एटलीस्ट सबमिशन और पेमेंट का याद रखना है। बाकी ईडीआई फॉर्मेट जो है वो इतना नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे माइंड में होनी चाहिए। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली जब सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक चीजें करेंगे तो हमें इन चीजों के फॉर्मेट्स, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि डिस्क्रिप्शंस के बाद के अलावा जो फॉर्मेट्स वगैरह लिखे होते हैं इस तरह की चीज होती है, तो हम लोगों को पता भी ना चले कि सिर्फ फॉर्मेट देख के ही अंदाजा हो सकता है कि क्लेम रिक्वेस्ट हुआ है, स्टेटस है, स्टेटस रिक्वेस्ट है, ये इस तरह से हमें आइडिया हो सकता है फाइल्स को देख के। उसके बाद हमारे पास आते हैं सबमिशन फॉर्म। हमने जब क्लेम सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट किया था, जैसे कल हमने देखा था कि सुपर बिल से देखी हमने जो है वो तमाम सर्विसेज की डिटेल्स ऐड की,
तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो बैकएंड पे जिन फॉर्म्स के अंदर सेव होता है, उन फॉर्म में से जो इंस्टीट्यूशनल क्लेम्स के लिए होता है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंस्टीट्यूशनल क्लेम वो होते हैं जो एडमिट पेशेंट होते हैं, तो UB04 फॉर्म और इसका CMS फॉर्मेट होता है 1450। तो ये फॉर्म यूज होता है इंस्टीट्यूशनल बिलिंग के लिए। प्रोफेशनल बिलिंग के लिए जो फॉर्म यूज होता है जैसे OPD वगैरह के लिए, तो वो होता है CMS 1500, इसको हेक्वा 1500 भी कहते हैं। अच्छा, CMS की फुल फॉर्म होती है सेंटर सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, डिफरेंट चीजें बिलिंग के लिए कर रही होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम होता था हेल्थ केयर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो है जो एब्रीवेशन बनता था, हेक्वा बनता था। तो इसीलिए पुराना नाम जो था वो हेक्वा 1500 था। फिर जब CMS का, हेक्वा का नाम ही चेंज होके CMS हो गया, तो उसके बाद उस फॉर्म का नाम भी ऑटोमेटिकली चेंज होके CMS 1500 हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसको हेक्वा 1500 ही लिखते हैं। तो हेक्वा 1500 हो या CMS 1500 हो, फॉर्म एक ही है जो कि आपकी प्रोफेशनल बिलिंग की सबमिशन के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन जो है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सबमिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन मेडिकल क्लेम फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर और द फैसिलिटी टू इंश्योरेंस पेयर बाय यूजिंग द स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। यही स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है जिसका हमने EDI फॉर्मेट्स का जिक्र किया है। ठीक है, डायरेक्ट सबमिशन और इनडायरेक्ट सबमिशन को वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट सबमिशन और इनडायरेक्ट सबमिशन में क्या है। डायरेक्ट सबमिशन में क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व नहीं होता और इनडायरेक्ट सबमिशन में क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व होता है। क्लियरिंग हाउस एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरमीडिएट बॉडी है, जो कि क्लेम्स को जो है वो भेजती है किसी भी इंश्योरेंस तक रीइंबर्समेंट के लिए। बेसिकली इसका रोल ये होता है कि स्ट्रीमलाइन करना, पेमेंट्स को एफिशिएंट करना, कम्युनिकेट करना और ट्रैक करना और फिल्टर आउट करना। इन्हीं चीजों को बस एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन का फायदा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन का फायदा ये होता है कि क्विक होता है, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन जल्दी हो जाती है। उस इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के थ्रू जो क्लेम गए हुए होते हैं उनको जो है वो ट्रैक करना आसान होता है। क्लियरिंग हाउस पे ढूंढो, इंश्योरेंस के पास ढूंढो, और इलेक्ट्रॉन हमारे सॉफ्टवेयर में दे दो, क्लियरिंग हाउस के सॉफ्टवेयर में देख लो, तो इजी हो जाता है। क्लेम की इंफॉर्मेशन हम लोगों को सारी मिल जाती है बेहतर तरीके से, अच्छी तरह से ट्रांसमिशन होती है पेयर को। हम क्लियरिंग हाउस से जो एलिजिबिलिटी वगैरह भी देख सकते हैं। फास्टर है प्रोसेस रिइंबर्समेंट का, एरर्स नहीं होते, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। ट्रैकिंग जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि आसान हो जाती है। उसके बाद पेपर सबमिशन, जिन जिन इंश्योरेंसेस के दायरे EDI सेटअप बनना पॉसिबल नहीं होते, तो उनको हम यही UB04 फॉर्म और CMS 1500 फॉर्म निकालते हैं और इंश्योरेंसेस को क्या करते हैं, भेज देते हैं इंश्योरेंसेस के एड्रेसेस के ऊपर। क्लेम फॉर्म जो है हमारा कंप्लीट हो गया। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये CMS 1500 UB04 फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी बात करें हम कि क्लेम सेक्शन के अंदर क्लेम की इन्फॉर्मेशन होगी, और पेशेंट की इन्फॉर्मेशन CMS 1500 और UB04 फॉर्म के अंदर होती है, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन होती है, सर्विस की होती है, डायग्नोस्टिक अथराइजेशन रेफरेंस वगैरह की। ये सारी चीजें, अगर कोई उनके साथ अटैचमेंट चाहिए हो तो अटैचमेंट ऐड करते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह। और फिर क्या करते हैं हम, क्लेम जो है वो इंश्योरेंस को जो है वो फैक्स करा देते हैं या पोस्टल एड्रेसेस पे भिजवा देते हैं, मेल करा देते हैं। हमारे ज़ाहिर है पाकिस्तान से पोस्टल एड्रेसेस पे क्लेम भेजना मुमकिन नहीं है, तो जो हमारी हेड ऑफिसेज होते हैं मेन बिलिंग कंपनीज के, तो वो फिर पोस्टल एड्रेसेस पे भेजते हैं। ज्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि पेपर सबमिशन के लिए भी हम लोग जो है वो फैक्स को यूज करने, क्योंकि फैक्स जल्दी पहुंच जाता है, और फैक्स ना पहुंचे तो फैक्स डिक्लाइन हो जाता है। तो ऐसे हमारा जो है वो क्लेम सबमिट हो जाता है। छोटा सा टॉपिक दूसरा रिजेक्शन का है, वो भी कर लेते हैं साथ, फिर आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि क्लेम्स जो है इंश्योरेंस को सबमिट होने से पहले जा रहे हैं क्लियरिंग हाउस के पास। तो क्लेम जितने भी क्लियरिंग हाउस के पास जा रहे हैं, क्लेम अगर क्लियरिंग हाउस जो है उसको क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो रिजेक्ट होते हैं।
Claim rejection in the medical billing refer to the situation where clearing house or the insurance payer refuses to process the claim, submitting claim due to the various reason. ज्यादातर रीजन जो होते हैं वो क्लेम्स के अंदर एरर होते हैं। रिजेक्शन के मेनली रीजन जो होते हैं वो हमारी एंट्री लेवल के एरर्स होते हैं। Claim rejection occurs before claim is processed and most often result from the incorrect data. Unlike the claim denials, which occurs after claim processing and the result non-payment, claim rejection happen before the claim is processed or preventing to the moving forward for the payment। पहले ही यानी इंश्योरेंस ने क्लेम को प्रोसेस नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो प्रोसेस कहाँ से करे? एक्सेप्टेंस का ही अपोजिट वर्ड है जो है वो रिजेक्शन। तो रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अगर पहले क्लियरिंग हाउस से रिजेक्ट हुआ तो फर्स्ट लेवल ये क्लियरिंग हाउस रिजेक्शन होगी, और क्लियरिंग हाउस से गुजर गया समहाउ तो उसके बाद जो सेकंड लेवल रिजेक्शन या पेयर लेवल रिजेक्शन या इंश्योरेंस लेवल रिजेक्शन है। फर्स्ट लेवल क्लेम रिजेक्शन and the second level claim rejection refers to the different stages of the process handling the rejection medical claim by insurance payer। फर्स्ट लेवल में क्या है? क्लियरिंग हाउस रिजेक्शन इन द मेडिकल बिलिंग रेफर टू द सिचुएशन वेयर थर्ड पार्टी क्लियरिंग हाउस एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द इंश्योरेंस पेयर रिजेक्टेड एन इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सबमिशन। क्लियरिंग हाउस रिजेक्शन ऑकर वेरियस रीजंस। कौन कौन सी रीजन है वो देखते हैं हम। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमने डाली है, ठीक है। डेमोग्राफिक की इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, क्लेम की इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है। सोल्यूशन क्या है? डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन या इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन देखने के लिए सोल्यूशन ये है कि हम एलिजिबिलिटी चेक करके इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में पेशेंट के डेमोग्राफिक की जो इंफॉर्मेशन है उसको देखें और इंफॉर्मेशन को सही करके क्लेम सबमिट कराएं। डॉक्टर की इंफॉर्मेशन सही करें, या क्लेम की अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो क्लेम को रिव्यू कराएं कोडिंग से, और क्लेम की सही इन्फॉर्मेशन ऐड करके क्लेम को सबमिट कराएं। क्लेम डुप्लीकेट हो तो उस वक्त भी रिजेक्शन होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसी डेट के लिए उसी डेट ऑफ सर्विस के लिए जो है क्लेम, अगर सेम सिमिलर सर्विस वैसे की वैसी बिल हो रही है तो तब भी वो कह रहा है। टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी होता है, लेकिन इसकी रीजंस बहुत कम होती हैं। ज्यादातर हमारे एरर्स की रीजंस की वजह से होता है। हमने क्लेम को जो रिजेक्शंस जो है वो रिजॉल्व करनी होती हैं। सेकेंड लेवल रिजेक्शंस क्या होती हैं? सेकेंड लेवल रिजेक्शन occur when insurance payer rejected a submission claim before undergoing full processing और adjudication। क्लेम प्रोसेसिंग से पहले या एजुडिकेशन यानी एक्सेप्टेंस से पहले जो है उसको करना, उसकी भी रीजन यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्शंस रिजेक्शंस की रीजन जो बताइए, रिजेक्शन की रीजन साथ में आती है कि किस रीजन से रिजेक्शन है। उस रीजन को फाइंड आउट करेंगे, उस रीजन को देखते हैं और उसको एक्यूरेट करके तो रीसबमिट करा देते हैं। तो इस तरह से जो है क्लेम रीसबमिट हो जाता है, और फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए जो करेक्ट करेक्ट क्लेम जो है, इसको यहाँ पे करेक्टिव क्लेम नहीं भेजते, उसको बिल्कुल सही करके फिर रीसबमिट कराना होता है पहली। यानी कि उधर इंश्योरेंस पहली दफा एक्सेप्ट करेगी ना क्लेम को, पहले तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ था। तो जब सही क्लेम सबमिट होगा इंश्योरेंस को तो फिर इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करके पे कर लेगी। तो ये हमारी रिजेक्शन के अंदर जो है वो यही सारी डिटेल्स आ रही थी। ये क्लेम सबमिशन और रिजेक्शन छोटे छोटे से ही टॉपिक थे। कल हम लोग पेमेंट पोस्टिंग पढ़ेंगे, और परसों हम लोग जितने टॉपिक्स हमारे उनका एक ओवरव्यू रिवीजन कर लेंगे, और मंडे को आप लोगों की जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिड टर्म असेसमेंट जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ रखें। अब हमने जो ये टॉपिक पढ़े हैं, इनमें किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो, अगर पिछले किसी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। अच्छा, दो तीन टॉपिक छोड़ के सब कर लिए हैं। हमने जो दो तीन टॉपिक छोड़े हैं वो ही हमारे लिए बहुत बड़े टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो डिनाइल मैनेजमेंट का टॉपिक होता है वो हम लोग मिड टर्म से बात पढ़ते हैं, क्योंकि वो डिनाइल मैनेजमेंट itself इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके लिए हम लोगों को पूरा हफ्ता लगता है। और वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास जो है ना रेवेन्यू साइकिल के अंदर के जितने भी बाकी स्टेप्स हैं, जैसे चार्ज एंट्री हो गया, डेमोग्राफिक एंट्री, अगर डॉक्टर जो है वो ये चार्ज सर्विसेज को यूज कर रहा है, कियोस्क वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं, तो उससे वो क्या करेंगे कि डॉक्टर डाटा जो है डाटा एंट्री सारी जो है वो वहीं पे हो जाती है, हम लोगों को जब स्क्रबिंग करनी होती है। लेकिन हमारे पास जो है ना और पेमेंट पोस्टिंग के वगैरह के अंदर भी ये होता है कि
कि ज्यादातर जो है ईआरएस सेटअप बनने में ईडीआई ईडीआईस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ऑटोमेशन का दौर है, तो ईडीआईस जो है ज्यादा यूज होते हैं। तो ईडीआई सब बननी हुई है तो क्लेम भी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे, और हम लोगों के पास पेमेंट भी जो है वो आ जाती है एकदम से। और हम लोग जस्ट वन क्लिक करते हैं तो वन क्लिक के बाद जो है पोस्टिंग हो जाती है पेमेंट की। लेकिन डिटेल मैनेजमेंट ऐसी चीज है कि जो दिमाग से करनी पड़ती है और खुद ही करनी पड़ती है। इसके बाद कल हम लोग पेमेंट पोस्टिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम रिवीजन नहीं करेंगे, परसों हम रिवीजन करेंगे। अभी मैंने बताया, अभी दोबारा से सवाल पूछ कि कल भी हम लोगों का जो टॉपिक है वो पेमेंट पोस्टिंग है, और पेमेंट पोस्टिंग तक ही हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारे जो है वो मिड टर्म के अंदर, जो हमारा हम बना होता है। और उसको हम लोगों ने इक्वल ही जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कि हमारे कौन कौन से टॉपिक किस सीक्वेंस से जाने हैं, तो हम लोग पोस्टिंग तक जो है वो शामिल करते हैं। और अगर हम कभी कभी जिंदगी में उससे ज्यादा आगे भी पढ़ लें तो मिड टर्म में पेमेंट पोस्टिंग तक के ही टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे फॉलो अप स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। एक टॉपिक है डिनायल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसको भी 2-3 दिन आराम से लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम अपील अपील ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पेशेंट बिलिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स इन मेडिकल बिलिंग पढ़ेंगे। 5-5 टॉपिक रह जाएंगे हमारे मिड के बाद, मिड के एग्जाम के बाद। तो हमारे जो है मिड के बाद के जितने सेशंस होंगे, सेशंस भी कंप्लीट कम कम होते हैं ना हमारे मिड टर्म के बाद के। तो हमारे पास टोटल सेशन कितने होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 डेज होंगे मैम। मीट के बाद 9 डेज होंगे हमारे पास, तो उसके अंदर 7 टॉपिक्स होंगे, और फिर हम लोग रिवीजन भी करेंगे लाइन। तो इतना ही, इसलिए हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की होती है। बाकी आप लोगों ने जितने प्रीवियस वगैरह टॉपिक पढ़े हुए उनमें अगर किसी को कोई मजीद जानकारी चाहिए। अच्छा। अच्छा, मिड किसी ने ये क्वेश्चन किया कि मिड टर्म अगर कोई ना हो, किसी वजह से ना हो, तो क्या होगा। मिड टर्म जो है एग्जाम, जाहिर है आपके टोटल जो है 50% आपने स्कोर करना है मिड टर्म और फाइनल एग्जाम दोनों को मिला के। आपका फाइनल जब अगर 50% स्कोर करोगे तो तभी आप लोगों को जो है ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उसके अलावा जो इंटर्नशिप के लिए वो भी क्वालिफाई करोगे। क्राइटेरियाज ही हैं, एक्सेप्शंस आर देयर। अगर किसी का जेन्युइन रीजन है, खुद ही से सोचे बंदा कि मैं ना हूं तो फिर ना ही होगा। लेकिन अगर उसका कोई जेन्युइन रीजन है तो वो पहले एचआर को इन्फॉर्म कर सकता है। वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको, अगर स्केड्यूल रिक्वेस्ट करती है तो उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं उसके एग्जाम को। वरना जो है टाइम हम ड्यूरेशन थोड़ा दे देते हैं ज्यादा, लेकिन ये नहीं होता कि हम मिस कर लें। अच्छा, ईआरए के बारे में किसी ने पूछा है। ईआरए इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस है, जो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं डॉक्टर के अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली आती हैं। और हमारे जो है वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में भी इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट की डिटेल आ जाती है। हमने जस्ट वन क्लिक करना होता है तो वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन सिंक हो जाती है, पोस्ट हो जाती है रेलिवेंट पेशेंट के रेलिवेंट डेट ऑफ सर्विसेज के, सीपीटीज के अगेंस्ट। तो ये हमारे ईआरएस इस तरह से आते हैं। मिड टर्म का या किसी एग्जाम के टाइम और टाइम ड्यूरेशन और टाइम क्वेश्चंस और इन चीजों के बारे में क्वेश्चंस आप जो है वो मुझे यहाँ पे पूछने के बजाय आप लोगों को मैंने मैसेज ही कर लिया है फाइनली, सारे एग्जाम की वेटेज के बारे में, टाइम ड्यूरेशन के बारे में, और हर चीज की डिटेल्स जो है वो मैंने मैसेज की हुई है। और जो आप लोगों की आउटलाइन है, आउटलाइन के अंदर भी मेंशन है। मिड मिड टर्म के एग्जाम के 20 जो है क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं, और फाइनल एग्जाम्स के 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं। और जाहिर है जितने जितने मिनट होंगे वो तो उतने ही क्वेश्चन के नंबर भी हैं। 20 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन है तो 20 नंबरों के क्वेश्चन होंगे। और उसी तरह से 30 क्वेश्चन है तो 30 मार्क्स होंगे। टोटल 50 ही मार्क्स होते हैं हमारे पूरे एग्जाम्स के अंदर, जिसके अंदर 25 जो है आपको मिनिमम स्कोर करना जरूरी होता है दोनों एग्जाम्स को मिला के, क्योंकि दोनों एग्जाम को मिला के हम लोग रिजल्ट फाइनल को काउंट करते हैं। तो एग्जाम्स वगैरह की डिटेल
और एग्जाम के अंदर इंक्लूडेड लेक्चर्स की डिटेल या इस तरह की डिटेल्स भी मैंने आप लोगों को आउटलाइन दी हुई है। आउटलाइन में मॉड्यूल में सिर्फ डेज जो है आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन जैसे लिखा हुआ कि 1 to 13 जो है हमारे जो लेक्चर्स इंक्लूड होंगे, तो 1 to 13 लेक्चर्स के अंदर जो है 13 वाला जो है हमारा पेमेंट पोस्टिंग वाला लेक्चर ही बन रहा होता है। तो उसका मतलब उसके पीछे पीछे जितने भी चीजें जो है इंक्लूड होंगी वो वहां पे आपके आउटलाइन के अंदर जो क्लियरली मेंशन्ड है। तो उसमें आप लोगों को जो है वो होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम एमसीक्यूज ही होगा, ज़ाहिर सब्जेक्टिव पेपर का जमाना तो खत्म हो गया। गूगल क्विज होता है, गूगल क्विज में हम लोग आप लोगों को लिंक भेजते हैं और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सबमिट करते हो तो रिजल्ट हमारे पास सबमिट हो जाता है। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो गूगल क्वेश्चनियर और गूगल क्विज का बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंड है। क्लेम रिजेक्शन और क्लेम जो डिनाइल जो है वो सेम नहीं होते। क्लेम रिजेक्ट आप लोग अपने अपने माइक्स को अनम्यूट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, रेदर देन कि आप लोग लिख के आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, आपने माइक को अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, क्लेम रिजेक्शन, पहला क्वेश्चन ये है कि क्लेम रिजेक्शन और क्लेम डिनाइल जो है वो सेम होते हैं? नहीं सेम होते। अभी मैंने लेक्चर के दौरान अगर आप ध्यान से चीज सुने तो आप लोगों को समझ आएगा। क्लेम रिजेक्शंस के अंदर क्लेम प्रोसेस नहीं होते। रिजेक्शन अपोजिट वर्ड होता है एक्सेप्टेंस का। क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। सेंड बैक कर देती है इंश्योरेंस या क्लियरिंग हाउस पे कि इसको करेक्ट करके भेजो। क्लेम डिनाइल का मतलब होता है इंश्योरेंस ने क्लेम को एक्सेप्ट भी किया है, प्रोसेस भी किया है, फिर रिफ्यूज किया पे पे करने से। तो जाहिर है जो क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुए होते वो रिजेक्शन में होते हैं, और जो एक्सेप्ट होने के बाद प्रोसेस होने के बाद नहीं पे होते वो डिनाइल में होते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिंक बैक या कैंसिल नहीं होता, लिंक भेजा हुआ होता है, उसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ से पीछे से मैं एक्सपायर कर सकती हूँ उसका टाइम रख के, या उसको खत्म कर सकती हूँ। अदरवाइज ना तो वो लिंक बैक होता है और ना वो लिंक जो है कैंसिल होता है। री अटेम्प्ट के ऊपर अलबत्ता मैंने दो दफा अगर बंदा कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, या तो मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, कभी कभी ये होता है कि नेट की वजह से फ्लक्चुएट भी करता है। लेकिन अगर मेरे पास री अटेम्प्ट करता है, यानी एक क्विज किसी बंदे की ईमेल से 2 दफा सबमिट हुआ है, तो उसको ऑटोमेटिकली जीरो काउंट कर देती हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मैंने पीछे चेक लगाया है कि वो मेरे पास जीरो होके काउंट होता है। तो उसको मैं फेलियर कंसीडर करती हूँ। री अटेम्प्ट यानी मल्टीपल अटेम्प्ट कोई करे, ऑप्शन मैंने रखा हुआ था, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट के ऊपर मैंने जीरो कर लेती हूँ। लेकिन इसका लिंक जो है वो एक्सपायर या बैक नहीं होता। एग्जाम का लिंक, एग्जाम को लेके इस तरह का कोई इशू नहीं आप लोगों को फेस करेगा, बिल्कुल सिंपल सा ही है। सालों से चल रहा है एक तरीका, उससे उस वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो वो भी आप लोगों को जो है वो इजी ही रहेगा। आप लोग और मिड टर्म के अंदर मैंने ऑप्शन भी ये क्रिएट किया होता है कि जितने भी आपने क्विज क्वेश्चंस किए होते हैं उनके आंसर्स भी आप लोगों को पता चले, मार्क्स आपके सामने उसी टाइम आते, सबमिशन के फौरन बाद ही आपके पास आपके जो है स्कोर भी आ जाते हैं। वो भी चीज क्लियर होती है। फाइनल एग्जाम्स के अंदर जो है हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन नहीं रखा हुआ होता, लेकिन मिड के अंदर इसलिए रखा हुआ था कि आप लोगों की जो एरर्स हैं, आप लोग अपने एरर्स को देख लें, और आपकी जो कंफ्यूजन है टॉपिक्स को लेके, आप मिड टर्म के बाद उन टॉपिक्स को जो है वो कंफ्यूजन क्लियर कर ले, पूछ लें कि ये चीज हमें ऐसे ठीक लग रही थी लेकिन ये गलत हुई है, तो ये गलत क्यों हुई है। इस वजह से जो है वो उसके अंदर मैंने वो ऑप्शन रखा हुआ था कि आप लोग देख सकते हो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह भी। तो इंशाल्लाह जो है वो सही हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, उसको सेव कर रही हूँ। आप लोग जो है आगे जो वीकेंड आएगा उसमें अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अभी भी आप लोग 2 दिन है, आप लोगों के पीछे टॉपिक्स में से किसी में कोई कंफ्यूजन है तो फ्राइडे को जब हम लोग उसका वो करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप लोग जो है उन चीजों को डिस्कस, रिवीजन इन द सेंस कि वो आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उसके अंदर ये नहीं होता कि मैं बैठ के तो खुद ही बता रही हूँ सारी। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे रही होती हूँ सारे टॉपिक्स का, टॉपिक्स को खोले बगैर भी दे देती हूँ ओवरव्यू। तो आप लोगों के जिन भी टॉपिक्स को लेके कंफ्यूजन या एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है उन्हीं को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।